जब 1382 में राणा लाखा गद्दी पर बैठते हैं। राणा लाखा, जिन्हें लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है, बहुत अच्छी नहीं थी। लगातार हो रहे युद्धों ने राज्य के खजाने को लगभग खाली ही कर दिया था। सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए भारी धन की आवश्यकता तो रही होगी। बिल्कुल, लेकिन तभी मेवाड़ की धरती से एक चमत्कार होता है। चमत्कार मतलब कोई खजाना मिल गया था क्या? एक तरह से खजाना ही समझिए। जावर नाम की एक जगह पर सीसे, जस्ते और चांदी की एक विशालकाय खदान निकल आती है। अरे वाह, चांदी की खदान! हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये उस समय पूरे एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खदानों में से एक थी। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये एक अभूतपूर्व घटना थी। उस दौर में चांदी ही व्यापार और मुद्रा का सबसे बड़ा आधार थी ना? बिल्कुल, अकल्पनीय मात्रा में धन अचानक मेवाड़ के खजाने में प्रभावित होने लगा। खदान से धातुओं को निकालने और उन्हें शुद्ध करने की जो तकनीकी प्रक्रिया उस समय अपनाई गई, उसने मेवाड़ को रातों रात एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया होगा। एकदम सही। ठीक है, इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में कल्पना करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गंभीर आर्थिक संकट से जूझते हुए देश में अचानक तेल का कुआं मिल जाए। हाँ, एकदम सटीक तुलना है। रातों रात किस्मत बदल गई। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। इतिहास में हम बार बार देखते हैं कि जब किसी राज्य को अचानक बेशुमार दौलत मिल जाती है, तो वहाँ आलस और विलासिता फैल जाती है। हाँ, संसाधन का अभिशाप जिसे कहते हैं। बिल्कुल। शासक उस धन को अपने निजी ऐशो आराम में उड़ा देते हैं और राज्य अंदर से खोखला हो जाता है। तो राणा लाखा के समय इस अकूत संपत्ति ने मेवाड़ को पतन की ओर क्यों नहीं धकेला? ये एक बहुत ही कुशाग्र सवाल है और यहीं पर राणा लाखा की दूरदृष्टि सामने आती है। अच्छा, उन्होंने क्या किया इस धन का? सबसे दिलचस्प बात यह है कि राणा लाखा ने इस अप्रत्याशित धन का इस्तेमाल महलों के अंदर विलासिता बढ़ाने में बिल्कुल नहीं किया। तो फिर कहाँ खर्च किया? उन्होंने इसे कूटनीति, पुनर्निर्माण और भू राजनीतिक प्रभाव के एक बड़े साधन के रूप में देखा। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जो ऐतिहासिक मंदिर और भव्य इमारतें तोड़ी गई थीं, उन्हें फिर से बनवाया, पूरी भव्यता के साथ। हाँ, इससे राज्य की जनता में एक जबरदस्त सांस्कृतिक गौरव वापस आया। जो मनोबल टूट चुका था वो वापस जुड़ने लगा। और मुझे लगता है उन्होंने अपने प्रभाव को सिर्फ अपनी राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो कूटनीतिक दांव चला वो वाकई हैरान करने वाला था। क्या दांव था वो? राणा लाखा ने गया, काशी और प्रयाग जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगने वाले कर को माफ करवाने का फैसला किया। अच्छा, लेकिन वो क्षेत्र तो उनके अधीन नहीं थे। सही कहा। इसलिए उन्होंने वहां के तत्कालीन मुस्लिम शासकों को भारी मात्रा में नकद धन और उत्तम नस्ल के घोड़े भेंट किए ताकि वो तीर्थयात्रियों से कर लेना बंद कर दें। ये तो बहुत ही चतुर रणनीतिक कदम था। मतलब उन्होंने जावर की खदानों से निकली चांदी का इस्तेमाल पूरे भारत के तीर्थयात्रियों के रक्षक के रूप में अपनी छवि बनाने के लिए किया। एकदम। वे अब सिर्फ राजपूताना के एक राजा नहीं रह गए थे, बल्कि पूरे उत्तर भारत की आस्था के संरक्षक बन गए थे। और यही वो बिंदु है जहां धन प्रभाव में बदल जाता है। मेवाड़ का राजनीतिक और नैतिक कद इतना ऊंचा हो गया कि अन्य राज्य उन्हें एक स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखने लगे। जी। और जब किसी राज्य में इतनी बड़ी आर्थिक स्थिरता आती है और बाहरी कूटनीतिक मोर्चे पर शांति होती है, तो उसका सीधा असर समाज के निचले तबके पर पड़ता है, बुनियादी ढांचे पर भी पड़ता है। यहाँ स्रोतों में एक और बेहद रोचक तथ्य सामने आता है। जब भी झीलों के शहर उदयपुर का जिक्र होता है, तो सबसे पहले मन में पिछोला झील की शांत तस्वीर उभरती है। बहुत ही खूबसूरत झील है। हाँ, और अक्सर लोगों को लगता है कि किसी महान कला प्रेमी राजा ने इसे बनवाया होगा, लेकिन इस झील का निर्माण किसी शाही फरमान से नहीं हुआ था। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख है। राणा लाखा के ही शासनकाल में पीछू नामक एक घुमक्कड़ व्यापारी ने इसे बनवाया था। मतलब एक बंजारे ने? जी हाँ, एक बंजारे ने। उसने अपने निजी संसाधनों का उपयोग करके इस विशाल झील का निर्माण करवाया था। ये बात सच में दिमाग को झकझोर देती है। आज के संदर्भ में अगर हम इसकी तुलना करें तो ये ऐसा है जैसे कोई आम ट्रांसपोर्ट कारोबारी या डिलीवरी ड्राइवर अपने निजी खर्च से किसी बड़े शहर का पूरा जल आपूर्ति का ढांचा खड़ा कर दे। बिल्कुल। या कोई विशाल हाईवे सिस्टम बना दे। और इसी खूबसूरत झील के किनारे आज प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा भी स्थित है। ये घटना क्या ये नहीं दर्शाती कि मेवाड़ में एक बहुत ही मजबूत समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी? आप सही दिशा में सोच रही हैं। विकास सिर्फ ऊपर बैठे राजा के आदेश का मोहताज नहीं था।
ये तुलना उस समय की स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देती है। सत्ता और संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो रहा था ना। हाँ, जब राज्य की अर्थव्यवस्था खदानों के कारण मजबूत होती है तो व्यापार सुरक्षित होता है। व्यापार सुरक्षित होता है तो व्यापारी वर्ग समृद्ध होता है। और वही व्यापारी वर्ग समाज में बुनियादी ढांचा तैयार करता है। बिल्कुल। इसके साथ ही सांस्कृतिक विकास भी चरम पर था। राणा लाखा के दरबार में धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट जैसे अत्यंत प्रसिद्ध संगीतज्ञों को संरक्षण प्राप्त था। मतलब कला, साहित्य और व्यापार एक साथ फल फूल रहे थे। जी, धन, कला और निर्माण, ये सभी तत्व मिलकर एक राज्य को बाहरी दुनिया के सामने एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा कर देते हैं। लेकिन इतिहास का एक बहुत क्रूर नियम है। बाहर से कोई राज्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, राजघरानों का आंतरिक अहंकार और पारिवारिक उलझनें उसे भीतर से कभी भी नष्ट कर सकती हैं। हाँ, ये तो हर बड़े साम्राज्य की कहानी रही है। और यहीं से हमारी इस गाथा में एक जबरदस्त, लगभग किसी फिल्म जैसा ड्रामा शुरू होता है। बूंदी के नकली किले का नाटक। ये वाकई राजपूताना के स्वाभिमान और अपने बोले गए वचन को निभाने की परंपरा का एक चरम उदाहरण है। थोड़ा खौफनाक उदाहरण भी है। घटना कुछ यूं है कि राणा लाखा की एक रानी बूंदी राज्य से थीं। तो एक दिन महल में बातों बातों में रानी ने क्या कहा? रानी ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से कह दिया कि मेवाड़ निसंदेह बहुत अच्छा और समृद्ध है, लेकिन बूंदी जितना खूबसूरत नहीं है। सिर्फ एक आम सी तुलना की थी उन्होंने। हाँ, लेकिन सिर्फ इस एक वाक्य ने राणा लाखा के अहंकार पर इतनी गहरी चोट की कि उन्होंने उसी क्षण एक भयंकर कसम खा ली। क्या कसम खाई? उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक वो बूंदी पर सैन्य हमला करके उसे मिट्टी में नहीं मिला देते, तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये बात तो कूटनीतिक रूप से एक दुस्वप्न जैसी है। मतलब मंत्रियों के सामने तो भारी धर्म संकट खड़ा हो गया होगा। बिल्कुल हो गया था। राजा अपनी कसम पर अड़े हैं और बिना किसी राजनीतिक उकसावे के सिर्फ रानी के एक वाक्य पर अपने ही ससुराल वालों पर हमला कर देना किसी भी नजरिए से समझदारी तो थी नहीं। एकदम नहीं थी। और इसीलिए मेवाड़ के कूटनीतिज्ञ मंत्रियों ने बीच बचाव का एक बहुत ही अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तय किया कि चित्तौड़ के किले के भीतर ही रातों रात मिट्टी का एक नकली बूंदी का किला बनवाया जाए। नकली किला, ताकि राजा उस पे हमला कर सके। हाँ, योजना बहुत सरल थी। राणा लाखा उस नकली किले पर तीर चलाकर उसे ध्वस्त कर देंगे। इससे उनकी कसम भी पूरी हो जाएगी और उनका वचन भी नहीं टूटेगा। और दो राज्यों के बीच एक अनावश्यक असली युद्ध भी टल जाएगा। योजना तो वाकई बहुत सटीक थी। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ ले लेती है। क्या हुआ वहां? जब वो नकली किला गिराया जाने वाला था, तो रानी का एक 12-13 साल का भाई कुंवर हाड़ा, जो उस समय चित्तौड़ में ही मेहमान बनकर आया हुआ था, अपनी तलवार लेकर सामने आ गया। एक 12 साल का बच्चा? हाँ, उसने कहा कि भले ही ये किला सिर्फ मिट्टी का है और नकली है, लेकिन इसके नाम के साथ बूंदी जुड़ा हुआ है। ओहो, ये तो बहुत ही संवेदनशील स्थिति हो गई। उसने कहा कि कोई भी हाड़ा राजपूत अपने जीते जी बूंदी के नाम का अपमान नहीं होने देगा। और उस छोटे से बच्चे ने उस मिट्टी के किले को बचाने के लिए राणा की सेना से असली लड़ाई लड़ी। हे भगवान! और फिर? और वो वहीं लड़ते हुए शहीद हो गया। ये तो बहुत ही दुखद है। ये घटना आधुनिक मानसिकता को शायद अजीब लगे, लेकिन ये दिखाती है कि उस दौर में सम्मान, कुल का नाम और प्रतिष्ठा की कीमत इंसानी जान से भी कहीं अधिक थी। बिल्कुल। एक प्रतीकात्मक अपमान को रोकने के लिए असली खून बहाया गया। और पारिवारिक उलझनों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसी घटना के कुछ समय बाद एक और कूटनीतिक भूल होती है। हाँ, जिसने मेवाड़ की सत्ता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मारवाड़ के राव चूना ने अपनी पुत्री हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव मेवाड़ के दरबार में भेजा था। ये रिश्ता राणा लाखा के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी कुंवर चुंडा के लिए था ना? जी हाँ, लेकिन जिस दिन मारवाड़ के दूत वो प्रस्ताव लेकर दरबार में पहुंचे, उस समय कुंवर चुंडा वहां उपस्थित नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? भरे दरबार में वृद्ध राणा लाखा ने दूतों से मजाक में कह दिया कि हम बूढ़ों के लिए ऐसी शादी का प्रस्ताव कौन भेजेगा, ये तो राजकुमारों के लिए है। ये हल्का सा मजाक भारी पड़ गया। बिल्कुल। ये मजाक दूतों के स्वाभिमान को छुप गया। और उन्होंने उसी वक्त एक भयंकर शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अब यह विवाह तभी होगा जब राणा लाखा स्वयं इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। हाँ, लेकिन शर्त ये थी कि हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा
वही मेवाड़ की गद्दी का अगला वारिस बनेगा। ये शर्त तो सीधे सीधे मेवाड़ के सदियों पुराने उत्तराधिकार के नियम को तोड़ने वाली थी। एकदम। कुंवर चुंडा सबसे बड़े बेटे थे, अत्यंत योग्य थे और गद्दी के स्वाभाविक हकदार थे। तो इस परिस्थिति में कुंवर चुंडा का क्या कदम रहा? उन्होंने ठीक वही किया जो भारतीय महाकाव्य महाभारत में देवव्रत ने किया था। मतलब? उन्होंने प्रतिज्ञा ली। हाँ, अपने पिता के उस हल्के से मजाक की लाज रखने के लिए उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार करने की अनुमति दे दी और साथ ही एक खौफनाक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने जीवन भर के लिए मेवाड़ की गद्दी पर अपना दावा छोड़ दिया। जी, ताकि हंसाबाई से होने वाला पुत्र निर्विवाद रूप से राजा बन सके। इसी अकल्पनीय त्याग के कारण कुंवर चुंडा को इतिहास में मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये वाकई एक महाकाव्य जैसा बलिदान है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। अगर हम इसे एक राज्य की सुरक्षा और रणनीति के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी भूल लगती है। कैसे? मतलब सबसे योग्य, अनुभवी और बड़े बेटे को सत्ता से हमेशा के लिए दूर कर देने से क्या मेवाड़ में भविष्य की अस्थिरता और गृहयुद्ध को सीधा आमंत्रण नहीं मिल गया? क्या इस एक फैसले ने पूरे राज्य को खतरे में नहीं डाल दिया? ये बिल्कुल सही और तार्किक विश्लेषण है। और अगर हम इसे पूरी राजनीतिक तस्वीर के संदर्भ में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि कुंवर चुंडा और मेवाड़ के अनुभवी मंत्रियों को भी इस भयानक खतरे का पूरा एहसास था। उन्हें पता था कि भविष्य में दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल पता था। उन्हें अंदाजा था कि महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी। इसीलिए किसी भी संभावित गृहयुद्ध को हमेशा के लिए रोकने के लिए सत्ता का एक बेहद अनूठा और जटिल संवैधानिक समझौता तैयार किया गया। एक तरह से सत्ता की साझेदारी और नियंत्रण का तंत्र बनाया गया। जी, राज्य की अखंडता बनाए रखने के लिए कुंवर चुंडा को मेवाड़ राज्य के 16 में से 4 सबसे बड़े और समृद्ध ठिकाने हमेशा के लिए सौंप दिए गए, जिनमें सलूम्बर का ठिकाना सबसे प्रमुख था, है ना? बिल्कुल। और ये एक लिखित व्यवस्था तय की गई कि सलूम्बर का रावत, जो कुंवर चुंडा का ही वंशज होगा, वो हमेशा मेवाड़ की सेना में हरावल यानी युद्ध में सबसे अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करेगा। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। इतना ही नहीं, जब भी कोई नया राजा गद्दी पर बैठेगा तो उसके राज्याभिषेक का अंतिम फैसला भी सलूम्बर के रावत के हाथों में होगा। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज होंगे उन पर राजा के हस्ताक्षर के साथ साथ सलूम्बर के रावत के भी हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ये तो सत्ता पर अंकुश लगाने की एक बेहतरीन और बहुत ही आधुनिक व्यवस्था लगती है। मतलब राजा के पास गद्दी और मुकुट तो है, लेकिन बिना सलूम्बर के रावत की सहमति के वो राज्य का कोई भी बड़ा रणनीतिक फैसला नहीं ले सकता। एकदम सही। एक पारिवारिक बलिदान से उपजा ये समाधान सत्ता के संतुलन का एक अद्भुत मॉडल था। और इसी अचूक समझौते ने मेवाड़ को वो मजबूत आंतरिक शांति प्रदान की जिसने अगले पूरे 100 सालों तक उसे बाहरी आक्रमणकारियों के सामने लगभग अजेय बना दिया। इतिहास का नियम ही है कि जब घर के भीतर तलवारें म्यान में रहती हैं तभी आप पूरी ताकत से बाहर की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। और बाहर की चुनौतियां तो उस समय बिल्कुल भी कम नहीं थी। हंसाबाई के पुत्र महाराणा मोकल जब गद्दी पर बैठे तो उनके सामने क्या परिस्थितियां थीं? महाराणा मोकल ने 1419 से 1433 तक शासन किया। ऐतिहासिक श्रृंगी ऋषि और कुंभलगढ़ के शिलालेखों से हमें बहुत स्पष्ट जानकारी मिलती है। उन्होंने कुछ बड़े युद्ध जीते थे ना? हाँ, उन्होंने मारवाड़ के रणमल की सैन्य सहायता से नागौर के फिरोज खान को 1428 में बुरी तरह परास्त किया था। और गुजरात के सुल्तान के खिलाफ भी कुछ हुआ था। जी, उन्होंने गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी खदेड़ दिया और अपने राज्य का प्रभाव सपादलक्ष और जालंधर तक बढ़ा लिया। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जालंधर के बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन ये सपादलक्ष आज के भौगोलिक नक्शे में कहाँ स्थित है? सपादलक्ष उस दौर में सांभर और अजमेर के आसपास के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता था। अच्छा, इसका मतलब है कि मोकल के समय में मेवाड़ की सीमाएं मध्य राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले चुकी थीं। बिल्कुल। और मोकल के बाद मेवाड़ की क्षितिज पर उदय होता है महाराणा कुंभा का। 1433 से 1468 तक का उनका शासनकाल। हरबिलास शारदा जी की जिस पुस्तक का हमने जिक्र किया था, उसके अनुसार महाराणा कुंभा सिर्फ युद्ध भूमि के एक अजेय योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे। हाँ, महाराणा कुंभा का काल तो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है।
उन्होंने मालवा और गुजरात के शक्तिशाली सुल्तानों के खिलाफ कई भयंकर युद्ध लड़े और हर बार विजयी रहे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक विरासत तो उनका निर्माण कार्य और साहित्य प्रेम है ना? एकदम सही। उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कुंभलगढ़ का अभेद्य किला बनवाया। यह किला समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है और इसकी प्राचीर, जो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, इतनी चौड़ी है कि इसे भेदना उस समय की किसी भी सेना के लिए लगभग नामुमकिन था। और चित्तौड़ में वो कीर्ति स्तंभ भी तो उन्होंने ही बनवाया था? जी, अपनी विजय के प्रतीक के रूप में। और एक शासक का विद्वान होना कितना दुर्लभ है। उन्होंने महान कवि जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध टीका लिखी। हाँ, ये बात सच में हैरान करती है कि एक हाथ में खून से सनी तलवार थामने वाला राजा दूसरे हाथ से श्रृंगार और प्रेम रस से भरे साहित्य की विवेचना कर रहा था। और इसके बाद 16वीं सदी की शुरुआत में परिदृश्य में आते हैं महाराणा सांगा, 1508 से 1527। ये निसंदेह मेवाड़ की ताकत का सबसे चरम काल था। बिल्कुल। सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को एक बार नहीं बल्कि कई बार युद्ध भूमि में धूल चटाई। 1517 में खतौली का भयंकर युद्ध हुआ था। हाँ, और फिर 1519 में धौलपुर का युद्ध। और 1521 में रणथंभौर का युद्ध भी। धौलपुर की जीत का परिणाम तो इतना व्यापक था कि बयाना से लेकर चंदेरी तक का पूरा विशाल इलाका सीधे मेवाड़ के अधीन हो गया था। और उस समय चंदेरी के उस महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रशासन मेदिनी राय को सौंप दिया गया था, जो सांगा के एक बहुत ही भरोसेमंद और पराक्रमी सहयोगी थे। मतलब सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ की सैन्य शक्ति का इतना विस्तार हुआ कि उनकी सीमाएं सीधे आगरा के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। जी, जो कि दिल्ली सल्तनत के लिए एक सीधा खतरा था। ये जीतों की सूची तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है। अगर हम उस समय का नक्शा देखें तो दिल्ली, गुजरात, मालवा, मेवाड़ चारों तरफ से विशाल और शक्तिशाली सुल्तानों से घिरा हुआ था। हाँ ना, और उन सुल्तानों की अर्थव्यवस्थाएं और सेनाएं कई बार मेवाड़ से बहुत बड़ी होती थीं। तो फिर भी मेवाड़ लगातार 2 सदी तक कैसे जीतता रहा? इस चमत्कार के पीछे का मुख्य तंत्र क्या था? अगर हम आज के इन सभी ऐतिहासिक स्रोतों, विकिपीडिया लेखों, डॉक्टर गुप्ता के शोध और शारदा जी की पुस्तक का एक समग्र निचोड़ निकालें, तो ये निरंतर सफलता मुख्य रूप से 3 चीजों का एक अचूक संगम थी। वो 3 चीजें क्या थी? पहला, जावर की खदानों से मिला अकूत और निरंतर धन, जिसने उन्हें एक विशाल सेना और व्यापक कूटनीति दोनों को मजबूत रखने की ताकत दी। और दूसरा कुंवर चुंडा के उस राजनीतिक समझौते से मिली आंतरिक स्थिरता, जिसने सबसे मुश्किल समय में भी मेवाड़ को गृह युद्ध से बचाए रखा। और तीसरा कारण वो किले रहे होंगे। बिल्कुल, कुंभलगढ़ जैसे ऊंचाई पर बने अभेद्य किलों का निर्माण, जो आपातकाल में राज्य की रक्षा करने वाली एक ठोस ढाल बन गए थे। तो मतलब अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और भौगोलिक सुरक्षा, ये तीनों तत्व आपस में मिलकर ही मेवाड़ को उस युग की एक अजेय सैन्य शक्ति बनाते थे। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। वाकई ये पूरी चर्चा हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे 1303 में चित्तौड़ की हार के बाद महज राख और खंडरों से उठा एक राज्य 1521 आते आते राणा सांगा के नेतृत्व में उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया। हाँ, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। और ये लंबा सफर सिर्फ शूरवीरों की चमचमाती तलवारों के बल पर तय नहीं किया गया था। इस विशाल साम्राज्य की बुनियाद में एक घुमक्कड़ बंजारे द्वारा बनवाई गई झीलें थीं, जावर के पहाड़ों में छिपी चांदी की खदानें थीं, और सत्ता के असीम लालच को ठुकराने वाले एक बेटे का महाकाव्य जैसा बलिदान भी था। बिल्कुल, किसी भी महान सफलता के पीछे संसाधनों का कुशल उपयोग और कड़े व्यक्तिगत समझौते कितने अहम होते हैं, ये मेवाड़ का इतिहास हमें बहुत ही गहराई से सिखाता है। देखिए, इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का कोई मृत संग्रह नहीं है। ये इस बात का एक जीवंत अध्ययन है कि मनुष्य संकट, अवसर और प्रलोभन के समय कैसे निर्णय लेता है। हाँ, राणा लाखा का उस अथाह धन का कूटनीतिक उपयोग और कुंवर चुंडा का सत्ता का वो पूर्ण त्याग, ये दोनों ही मानव इतिहास के असाधारण निर्णय थे, जिन्होंने सच में भूगोल बदल दिया। तो इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर श्रोताओं को स्वयं विचार करना चाहिए।
वो सवाल क्या है? देखिए, कुमनचुंडा को गृहयुद्ध रोकने के लिए वे असीमित विशेषाधिकार दिए गए थे, जैसे सलुम्बर के रावत का नया राजा चुनने का अधिकार और हर महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का निषेधाधिकार, यानी वीटो पावर। हाँ, वो एक संवैधानिक समझौता था। लेकिन जरा सोचिए, जब आने वाली पीढ़ियों में किसी अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजा और सलुम्बर के किसी शक्तिशाली रावत के बीच कोई वैचारिक मतभेद हुआ होगा, तो राज्य का क्या हुआ होगा? ये तो बहुत ही जटिल स्थिति रही होगी। क्या उस समय शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया सत्ता के संतुलन का ये समाधान ही भविष्य के किसी नए और भयंकर संघर्ष का बीज नहीं बन गया होगा? श्रोताओं को इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर जरूर विचार करना चाहिए। ये राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही सटीक सवाल है। इतिहास गवाह है कि सत्ता को अनुशासित करने के लिए बनाया गया हर समाधान समय के साथ अपने भीतर एक नई चुनौती को जन्म देता ही है। बिल्कुल। इसलिए भविष्य में जब भी किसी साम्राज्य के पतन या टूटे हुए किलों के खंडहरों की बात हो, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि राख कभी भी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं होती। हाँ, वो एक नई शुरुआत भी हो सकती है। कभी कभी वो एक ऐसी अकल्पनीय शुरुआत की उपजाऊ जमीन होती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी विचार नहीं किया होता। ठीक वैसे ही जैसे मेवाड़ के इतिहास ने पूरी दुनिया के सामने साबित किया। एकदम सही। चलिए, तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और इसी तरह इतिहास के इन अनछुए और रोमांचक पहलुओं की खोज जारी रखें।